गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सीटेट का एक ऐसा भाग जो 30 नंबर के क्वेश्चनों के साथ हमें इतना टिपिकल हो जाता है कि हम बच्चे को ना समझ पाते हैं और ना ही उन क्वेश्चनों का सही प्रकार से आंसर निकाल पाते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया आपको बाल विकास की बाल विकास क्या है, कैसे कैसे बच्चे को एक टीचर को समझना होता है। उसके साथ साथ हमें बच्चे के अंतः मन में जो चलने वाली हरकतें या बातें होती हैं, उन बातों को पहचान कर उसके अंदर हमें ज्ञान का प्रकाश डालना होता है। सीटेट, यूपीटेट या अन्य तरीके के राज्य स्तर पर निकलने वाले टेटों में जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो बाल विकास में इंपोर्टेंट चीजें यही होती हैं कि एक योग्य शिक्षक किस प्रकार किसी बच्चे को भांप सकता है। वो सारी बातें हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको बताया कि एक बच्चा कैसे कैसे माँ के गर्भ से निकलने के बाद बड़ा होगा, किस किस तरीके से उसमें बदलाव होंगे। जिसमें हमने आपको 20 वर्ष तक की उम्र के बारे में सबसे ज्यादा फोकस दिया और उसके साथ साथ हमने 20 वर्ष से ऊपर की आयु में भी हमने आपको समझाया कि कैसे कैसे हमारे विचारों में प्रभाव आना स्टार्ट हो जाएगा। कल के लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे हमने आपको बताया था संवेग क्या होता है और भावनाएं क्या होती हैं। दोनों में हमने आपको अंतर बताया था। हमने आपको बताया था संवेग, संवेग का मतलब इमोशन। अगर बात करें इमोशन की तो एक बार फिर इमोशन से स्टार्ट करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको इमोशन बताया था, इसमें बोला था हमने आपको इमोशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द है और लैटिन भाषा के शब्द से इमोवेयर से ये जो है एक वर्ड बना है। इमोवेयर का मतलब होता है टू एक्साइट। टू एक्साइट का मतलब होता है किसी चीज को उत्तेजित करना, प्रारंभ करना। ठीक है, ये सारा मतलब हमने आपको बताया था उत्तेजित करने से। इमोवेयर के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि क्या वर्ड है इमोवेयर। इमोवेयर में हमने कहा था आपसे कि इमोवेयर शब्द जो है ये आपका इमोवेयर, इमोवेयर शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टू एक्साइट और टू एक्साइट का मतलब बता दिया उत्तेजित करना, यानी किसी चीज को एक तरीके से प्रारंभ करना। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में सीख ली थी। उसके बाद हमने आपसे कहा था संवेग वास्तविकता में होता क्या है। जब भावनाएं यानी फीलिंग्स, जब फीलिंग हमारे धीरे धीरे किसी बात को लेकर मन में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो उसे एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है अपने मन से बाहर निकालने के लिए। चाहे आपका वो हंसना हो गया, रोना हो गया, खिलखिलाना हो गया, बहुत सारे तरीके की आपके जो है मन के प्रभाव हो गए। वो सारे के सारे प्रभाव जब बाहर निकल के आते हैं वो एक इमोशन का रूप ले लेते हैं, संवेग का रूप ले लेते हैं। जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया था एक कुत्ते से कि सड़क पर अगर आप जा रहे हैं और एक आपने देखा बाहरी कुत्ता था कोई और वो ट्रक के नीचे आके मर गया, तो आपके मन में कुछ समय के लिए केवल फीलिंग होगी कि ये बहुत बुरा हुआ। ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि रात को आपको याद आ गया तो आपको रात को सोचने लगे कि शायद वो कुत्ता इस तरीके से नहीं भागता तो बच जा सकता था, या शायद ट्रक का ड्राइवर वहां पे ब्रेक लगा देता, या इस प्रकार का अगर ट्रक का ड्राइवर नहीं चला रहा होता तो वो कुत्ते को बचाया जा सकता था। जो चीज कुछ समय तक आपकी निश्चित रहे तो आप उसे केवल फीलिंग यानी भावनाओं से जोड़ेंगे। और अगर मैं आपसे कह दूं यही कुत्ता अगर आपके परिवार के पाला हुआ कुत्ता होता तो इस कुत्ते के साथ साथ आपकी फीलिंग के साथ साथ भावनाएं जो होती वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती और वो संवेग का रूप ले लेती, इमोशन का रूप ले लेती। शायद आप उसी समय सड़क पर जब उस कुत्ते के जो है देहांत के बारे में देखा होता, मृत्यु के बारे में देखा होता, तो आपका मन एकदम जो है बहुत ज्यादा रुबासु हो जाता। शायद आपके घर में कई दिन तक खाना भी न बनता। आपने देखा होगा एक गर्भवती महिला के जो है गर्भ से अगर कोई बच्चा जो है पैदा होगा और वो बच्चा पैदा होने के बाद एकदम खत्म हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको गर्भवती महिला 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन या 1 महीने तक उस चीज का विलाप कर सकती है। ऐसा नहीं है जिंदगी भर उसी चीज को सोच कर रोती रहे। बट वही बच्चा अगर 20 वर्ष की उम्र अगर जो है अपनी कंप्लीट कर ले, 10 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर ले, तो धीरे धीरे उसकी भावनाएं जो है वो संवेग का रूप ले लेंगी और जीवन भर उसे उस बच्चे की याद आती रहेगी अगर वो 10 वर्ष की उम्र में भी खत्म हो गया होगा तो ये अंतर है आपका फीलिंग्स में और इमोशन में। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो जो चीजें समझते आ रहे हैं उन्हें चीजों की क्लियर होती जा रही होगी। तो फीलिंग हमने, इमोशन वर्ड हमने समझ लिया, इमोशन का मतलब संवेग होता है, ये इस तरीके से बोल देता हूं मैं आपको, इमोशन संवेग होगा। दूसरा वर्ड हमने जो समझा उसे फीलिंग्स बोलते हैं, फीलिंग्स हमने समझ ली। इन्हें फीलिंग्स की अगर बात करें तो फीलिंग्स को भावनाएं बोलते हैं, ये बात हमने याद कर ली, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद कल के लेक्चर में हमने आपसे ये भी बोला था कि कभी कभी क्या होता है ये फीलिंग्स होती हैं कम या ज्यादा होकर खतरनाक रूप ले लेती हैं। अगर मैंने कहा कि किसी के अंदर इमोशन कम है, इमोशन कम है तो वो जो है क्राइम का रूप ले लेगी, और अगर इमोशन ज्यादा है तब भी इंसान स्ट्रेस में, तनाव में पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके अंदर इमोशन कम थी तो आपको अपने परिवार की चिंता नहीं होगी, आप कोई भी क्राइम कराएंगे बाहर, उसके बाद वो सारी की सारी चीजें कौन भुगतेगा? आपका परिवार भुगतेगा। ठीक, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी कल। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे कैसे मान लीजिए कि एक 3 वर्ष का बच्चा है, उसमें ही हमने आपको सहनशीलता भी समझाई थी।
हमने आपको सहनशीलता में क्या बताया था, देखिए एक एग्जांपल ध्यान आ गया आपको। मैंने आपको तीसरा पॉइंट सहनशीलता बताई थी, और सहनशीलता में कहा था कि बच्चे को धीरे धीरे आपको बच्चे के अंदर धीरे धीरे सहनशीलता पैदा करनी होगी। जैसे कि 3 वर्ष का बच्चा है और उसके जो है मान लीजिए थाली में जो है एक रसगुल्ला रखा हुआ है, आपने वो उठा लिया, तो वो क्या होगा, एकदम जो है आपसे चिढ़ जाएगा। उसके पॉकेट में टॉफी रखी हुई है तो वो एकदम जो है आपको बुरा बुरा मुंह करके जो है बोलने लगेगा। तो ये उसके अंदर सहनशीलता धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी, और वो जब 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष की आयु में हो जाएगा, तो अब आप उसके पॉकेट से जो अगर जो है टॉफी रखी हुई थी वो निकाल भी लोगे तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुशी खुशी आपको दे देगा। और यही एग्जाम्पल मैंने आपको 30 वर्ष की एक महिला से समझाया था कि अगर मान लीजिए महिला गोलगप्पे खाना पसंद करती है और जो है वो मार्केट में खड़ी हुई थी, गोलगप्पे खा रही थी, अचानक घर से तुम्हारे पास फोन आ जाए उसके पति के पास, और पति को उससे कहा जाए, पति से फोन पर कि जो है तुरंत घर आ जाइए, घर में जो है कोई जरूरी आवश्यक कार्य आ गया है, और वो कहने लगे गोलगप्पे हम कल खा लेंगे, पहले आज घर का काम निपटा लें, तो जो है वो बिल्कुल सहनशील होगी, वो कहेगी कोई बात नहीं, गोलगप्पे कल खा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाके वो फैल जाए, तरह तरीके की जो है कलाकृतियां करने लगे। तो ये सहनशीलता के बारे में हमने आपको कल समझा दिया था, फीलिंग्स के बारे में हमने आपको बता दिया था, भावनाएं क्या होती हैं, उसके साथ साथ आपको मैंने आपको बताया था कि संवेग क्या होता है। इसके बाद एक वर्ड आता है जिसका नाम है स्टिमुल्स। स्टिमुल्स के बारे में बहुत पूछते हैं। स्टिमुल्स का मतलब होता है उद्दीपन। तो चौथा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सर ने उद्दीपन के बारे में बात करा था, इसका अर्थ ध्यान से समझेंगे, उद्दीपन क्या होता है, ये बात आपको बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। देखिए उद्दीपन क्या होता है, फीलिंग्स और संवेग को पैदा करने के लिए उद्दीपन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। सबसे पहली सीढ़ी अगर हम कहें भावनाओं और जो है संवेग उत्पन्न करने के लिए, सबसे पहले उद्दीपन बहुत जरूरी होता है। जैसे उद्दीपन मैंने कहा, आपको भूख लग रही थी, भूख का एक केवल फीलिंग हो रही थी, उससे पहले अगर मैंने कहा आपने एक मान लो किचन में से बहुत अच्छा सा जो है खुशबू आने लगी कि किचन में बहुत अच्छी सी डिश बन रही है, तो क्या होगा, आप एकदम जो है बेचैन हो जाएंगे, एक उद्दीपन आ गया आपको, तो वो भूख और ज्यादा बढ़ गई आपकी, तो भूख आपको बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, उस भूख को बढ़ाने में किसने काम लिया, उस खुशबू ने काम लिया, तो वो खुशबू उद्दीपन का काम करेगी। आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, खाना आपके आगे आ गया और पहला निवाला आप खाने ही वाले थे, इतनी देर में देखा आपने कोई आपको ऐसी बात आपके सुनने में आ गई जो बिल्कुल आपका दिमाग खाने की ओर से हटा दिया। उसने क्या दिया, आपने एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया, या आपने सुन लिया कि जो है मान लीजिए कि पिताजी डांट रहे हैं, या आस पड़ोस में कलेश हो गया है, बार बार आपको ने देखा आपके बॉस की कॉल आ गई, या किस स्कूल से टीचर ने कोई कंप्लेन कर दी, मम्मी जी उस बात को कहना स्टार्ट कर दिया, मम्मी ने उस समय तुम खाना खा रहे थे, तो होगा क्या, वो आपकी भूख तुरंत मर जाएगी ऑटोमेटिक। तो जो भूख मरी उस समय वो उद्दीपन का काम कर रही होगी। तो उद्दीपन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि सर उद्दीपन का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। तो इमोशन जैसे जैसे पैदा करने के लिए हमें आवश्यकता होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। आपसे कोई पूछे उद्दीपन क्या है, तो आप लिखेंगे अपने उसमें कि संवेग को उत्पन्न करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे उद्दीपन कहा जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो देखो मैंने आपको क्या कहा, उद्दीपन में भी देखें, अगर 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया प्रत्यक्षीकरण बोला, आपको प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविकता आप जब देख लेते हैं तब आपको जो है उन चीजों के बारे में एकदम अंदर से संवेग उत्पन्न होता है, इमोशन उत्पन्न होता है। मैंने कहा अगर कहीं मृत्यु में चले गए आप, तो मृत्यु में चले गए तो मान लीजिए कि आपके जान पहचान की ही मृत्यु थी, आपके परिवार की मृत्यु नहीं थी, तो वहां पे जैसे लोग विलाप कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, तो उन्हें देखने के बाद आपकी आंखें अपने आप स्वतः ही भरने लगेंगी आंसुओं से। तो वो क्या हो गया, आपका प्रत्यक्षीकरण हो गया, आपको देखने के बाद उस चीज को रियलाइज करा आपने। ठीक, मैंने कहा कभी कभी क्या होता है बिना देखे भी ये चीज उत्पन्न हो जाती है। आपने क्या करा, बिना देखे आपने कोई खबर ऐसी सुन ली और सुनने के बाद आपको एकदम जो है आपके दिल को या मन को जो है बहुत तेजी से झटका लगा, तो अब आपकी आंखें स्वतः ही भर आएंगी, वो प्रत्यक्षीकरण हो गया। आप जा रहे थे मार्केट में, मार्केट में देखा कि आपका बच्चा जो है कोई गलत हरकत कर रहा था, आपका बेटा या बेटी, तो आपके मन में एकदम क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, तो वो प्रत्यक्षीकरण हो गया कि आपने प्रत्यक्ष रूप से जब देखा तो प्रत्यक्षीकरण से आपने समझ लिया कि ये जो है क्या नाम है, आपके मन के अंदर जो बदलाव आ गया, तो ये भी आपका एक उद्दीपन का भाव बन सकता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको किसी चीज को देखकर गुस्सा आ सकता है, प्यार आ सकता है, स्नेह आ सकता है। आपका मन बहुत ज्यादा उदास था, आप परेशान थे, आपका बेटा या बेटी आई और उसने आके आपकी गोद में चढ़ गई, और चढ़ने के बाद उसने कहा पापा या मम्मी जो भी हैं आप जिस प्रकार भी, उन्होंने कहा कि जो है आज हमने ये किया, तो आपको एकदम जो है क्या हो गया, मन आपका शांत हो गया। तो ये सारी की सारी अगर आपसे करें तो प्रत्यक्षीकरण में इन चीजों को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगर पढ़े हम, तो देखिए हम कहें
इसके बाद एक पॉइंट पढ़ेंगे आप ट्रांसफर ऑफ मोशन का। ट्रांसफर ऑफ मोशन, देखिए इमोशन की बात चल रही है। इमोशन, देखिए इमोशन ट्रांसफर भी होते हैं। इमोशन ट्रांसफर की अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बैठे हुए थे, तो स्कूल में बैठने के बाद आपने क्या करा, आप अगर पढ़ा रहे थे तो किसी बच्चे ने आपसे इस तरीके की बात कर दी, आपका मन एकदम गुस्से में हो गया, बट आप कुछ नहीं कर सकते थे उस समय। या मैंने कहा आपको जो है स्कूल के किसी टीचर से आपकी लड़ाई हो गई। मैंने कहा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको टीचर ने डांट दिया, तो डांटने के बाद जब घर आओगे ना, तो वो उस अपने गुस्से को तुम टीचर पे तो साबित कर नहीं पाए, तो घर पर आके क्या करोगे, चीजों पर इस्तेमाल करोगे, चीजों को फेंकना हो गया। मान लीजिए आपका छोटा भाई या बहन रोज तुम्हारे खिलौने से खेल रहा था और आज तुमने उसे देखा फिर खिलौनों से खेलता हुआ, एकदम तुम गुस्सा करने लगे। उसके बाद मैंने कहा छोटा बहन भाई नहीं है तो अपनी माता या पिता पे तुमने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। किसी चीज को आप ढूंढ रहे थे, तो ढूंढने के बाद आपको लगा कि वो चीज नहीं मिल रही, तो उसके बाद तुमने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीज बोलना स्टार्ट कर दी। बोले कि मैं तो रोज जब आता हूँ तो यहाँ पर जो देखता हूँ ये चीजें बिखरी मिलती हैं, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से आप जो है उस गुस्से को उतारते हो। बहुत सारे तरीके के गुस्से होते हैं। आप जो है समाज में जब आगे बढ़ रहे होते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जाते समय आपने कोई हरकत देख ली या आपसे कोई किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, तो आपके मन में वो क्रोध बना हुआ था, तो वो क्रोध आप क्या करेंगे, घर पर जाकर अपने परिवार पर उतार रहे होंगे। तो ये क्या है आपका, ये ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ मोशन होता है। इसी तरीके से एक ट्रांसफर ऑफ मोशन में एक बहुत कॉमन वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं मूड खराब हो गया, मूड। तो ठीक है, तो इस बात पे भी अगर हम साथ में पॉइंट पे चर्चा करें तो आप मूड के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आपसे कोई कहे तो आप तुरंत बता देंगे मूड क्या है। आपने मान लीजिए सुबह सुबह उठे और उठने के बाद कोई ऐसी चीज देख ली जिससे कि आपके अंदर जो है एकदम क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, तो आपका वो जो क्रोध आया एकदम, तो क्रोध को शांत होने में बहुत समय लगेगा आपको। ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी 1 घंटे में 2 घंटे में शांत हो जाए, या पूरा दिन ही वो क्रोध आपका जो है बरकरार रहे। धीरे धीरे चीजें अपने आप बिगड़ती चली हैं, तब आपको लगे कि सुबह हमने एक ऐसी चीज देख ली थी कि मूड खराब हो गया और आज तो हमारा पूरा दिन ही खराब चला गया। तो इस तरीके से हमने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करी थी कि बहुत सी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिसमें हमने एक नाम बताया था आपको मैकडूगल, और मैकडूगल की हमने आपको 14 मूल प्रवृत्ति की बात करी थी कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं। सबसे पहले हमने कहा था 1949 में जब मैकडूगल ने खोज करी होगी इन बातों पर, तो 7 मूल प्रवृत्तियां थी और 7 को धीरे धीरे रिसर्च करते करते 14 हो गई। आज 14 के 14 में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके लिखता जाऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा। उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे ध्यान से। देखिए संवेग में हम क्या पढ़ते हैं, हमने कहा 14 तरीके की मूल प्रवृत्ति है। तो मैंने अगर कहूं एक तरफ मैंने लिख दिया मूल प्रवृत्ति। आपने देखा होगा जैसे कि हिंदी में ना हमने रस पढ़े थे, तो जब रस पढ़े थे हिंदी में रस पढ़ते हैं, तो रसों में ना हमने एक चीज देखी होगी, मूल प्रवृत्ति हो गई। और मूल प्रवृत्ति के साथ अगर आपसे मैं समझाऊं, मैंने आपसे बोला मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति के साथ मैंने उनका संवेग लिख दिया। तो रस जब पढ़ते थे तो रसों के बारे में भी हमने जो है पढ़े होंगे। तो देखो मूल प्रवृत्ति नंबर फर्स्ट क्या है, पहले नंबर पे हम क्या समझेंगे, 1 से लेके 5 तक की हम पहले चर्चा करेंगे। नंबर 1, देखिए पलायन करते हैं आप। पलायन, पलायन 2 प्रकार का हो सकता है आपका। पलायन 2 प्रकार का, पलायन मतलब होता है भाग जाना, भागना या दौड़ना, एक तरीके से पलायन कर गए। तो भागना या दौड़ना हम आपको कहें तो दौड़ना और भागना दोनों ही वर्ड अलग अलग यूज होते हैं। दौड़ते तब है आप जब किसी तरीके से अपने मन से दौड़ना है, या कोई प्रतिस्पर्धा कर ली आपने जैसे कि, तो उसे दौड़ना बोला जाएगा। भागना तब बोला जाएगा आपने देखा कि कोई मान लीजिए जंगली जानवर आपके पीछे पड़ गया तो भाग गए आप। आपने कोई अपराध कर दिया और आपने देखा उस अपराध को पकड़ने के लिए कोई आ रहा है तो भाग गए आप, तो वो भागना होगा। तो ये दोनों चीजें किसके कारण उत्पन्न हुई, वो भय के कारण उत्पन्न हुई। तो इसका पूछ सकता है कि पलायन का संवेग क्या है, तो आप तुरंत बोल देंगे पलायन का संवेग हमारे सर ने बताया था भय होता है। और पलायन 2 प्रकार से होता है, दौड़ना और भागना। दूसरे नंबर पे हम याद करेंगे युयुत्सा। तो युयुत्सा के बारे में क्या है, युयुत्सा का अर्थ समझे पहले। युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। तो जिसे युद्ध करने की इच्छा होगी, जो आपसे लड़ने के लिए आ रहा होगा, जिसकी लड़ाई की इच्छा होगी, तो यानी उसके अंदर क्रोध होगा। तो युयुत्सा का अर्थ आप समझेंगे, युयुत्सा को सर ने हमें याद कराया था क्रोध से। तो सबसे पहले ना एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर पढ़ते पढ़ते अगर उनके अर्थ हमारे समझ में आ जाएं, तो उन अर्थों के आधार पर हमें चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसका मतलब जैसे मैंने अगला तीसरा मैं बोल रहा हूं निवृत्ति। तो निवृत्ति अगर लिखा हुआ है तो निवृत्ति का पहले
अर्थ पता हुआ, निवर्ती माने मतलब होता क्या है, और उसका अर्थ पता होगा तो संवेग का आइडिया आसानी से लगाया जा सकता है। तो निवर्ती का मतलब होता है छुटकारा। मैंने आपको लेकर निवर्ती, अब निवर्ती का अर्थ तुम्हें पता ही नहीं था, और निवर्ती का अब तुम्हें याद हो गया कि सर ने हमारे बताया था छुटकारा होता है। तो छुटकारा हम उन चीजों से पाना चाहते हैं जिनसे हम घृणा करते हैं। कहते हैं ना यार इससे हमें छुटकारा मिला, नफरत सी थी मुझे तो इस चीज से, है ना। वो सर जो आया करते थे हमारे पढ़ाने, बड़ा लेक्चर सुनाया करते थे, उनसे हमें छुटकारा मिल गया, मतलब बड़ा लेक्चर सुनाने का मतलब घृणा सी करने लगे। वो बच्चा आया करता था हमारे, बड़ा जो है बहुत बोलता था, तरह तरीके की उल्टी सीधी बातें किया करता था, देखा तुम्हें मसाला खाता रहता था गुटखा भरा, बड़ा मुझे घृणा हुआ करती थी। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। तो देखो ये ना निवर्ती का मतलब अगर हमें छुटकारा मालूम है तो अपने आप ऑटोमेटिक मालूम पड़ गया कि हमें इसका अर्थ घृणा होगा। इसका मतलब आगे अगर समझे हम चौथे पॉइंट में हम देखेंगे जिज्ञासा। अब जिज्ञासा का मतलब बहुत जल्दी समझना है हमें। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा करना, एक तरीके से जिज्ञासा एक इच्छा हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको जिज्ञासा में बताया जैसे कि सीखने की इच्छा हो गई, एक तरीके से नकल करने की एक इच्छा होती है, जैसे कि तो उन चीजों को देख के हमें आश्चर्य होता है। मैंने आपको आश्चर्य से एक एग्जांपल लेके बताऊं, मैंने कहा एक बंदर देखा हमने, तो बंदर में आपने देखा होगा जैसे जैसे मनुष्य करता है बंदर उसकी नकल बहुत करता है, तो बंदर के अंदर जिज्ञासा है उस चीज को करने की। तो आपने जब उसे देखा तो आपको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, अरे देखो बंदर तो वैसे ही कर रहा है जैसे इंसान करता है, वैसे ही बाल काट रहा है, वैसे ही शीशे में देख रहा है, वैसे ही हमारी नकल उतार रहा है, तो ये क्या हुआ, एक आश्चर्य हो गया। इसके बाद ये मूल प्रवृत्तियां वो हैं जो आपके मन में एकदम चीजों के भाव उत्पन्न करती हैं, जो स्थायी भाव लाती हैं। रस और भाव पढ़े थे मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले। ऐसी अगर चर्चा की जाए पांचवें पॉइंट पे, तो पांचवा पॉइंट आप चर्चा करेंगे शिशु रक्षा पर, कि शिशु रक्षा क्या होती है। अब शिशु रक्षा में क्या मतलब, जब आप बच्चे की रक्षा करते हैं, शिशु रक्षा, तो आप ना देखिए ये ना अपने आप मन में वात्सल्य आ जाता है, वात्सल्य या स्नेह बोल सकता हूं मैं इसे। आपका खुद का बच्चा ना भी हो ना, और वो बच्चा गिर गया हो, तो आप तुरंत भाग छूटेंगे उसे उठाने के लिए। आपको मतलब नहीं है कि वो मेरे परिवार का है या नहीं है, किसी दुश्मन का भी बच्चा जा रहा है तब उसकी भी मदद करना आप चाहेंगे। आपको ध्यान होगा इस तरीके की बातों का। मैंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखा, मैं ना अभी कुछ दिन पहले जो है मान लीजिए मृत्यु में गया हुआ था मैं, तो मैंने देखा कि जो है जो जिसके यहाँ परिजन वो खत्म हुए थे, वो अग्नि देने के बाद वो आकर बैठे। अब जब वो बैठ गए, बैठने के बाद उन्होंने देखा कि जो है वो सब उनसे मिलने आ रहे थे, उन्हें जो है तरह तरह की तसल्लियां दे रहे थे। बाद में अचानक क्या हुआ, उनके पास ना एक महिला निकल के जा रही थी, तो उसका बच्चा अचानक गिर गया। महिला थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी, बच्चा गिर गया। तो जो व्यक्ति अभी रो रहा है, लोगों से तसल्लियां मिल रही हैं उसे, तो एकदम उसने क्या करा, उठ के उस बच्चे को जो है संभालना बेहतर समझा, उसने उस बच्चे को संभाला। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो इंसान अपने पीड़ा में पहले से ही है, उसने भी क्या करा, ये वाला भाव उसके मन में एकदम उत्पन्न हो गया। तो ये ऑटोमेटिक जो एकदम भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, वो 14 तरह की हैं, जिसमें हमने 5 तरीके की हमें याद हो गई। पलायन का अर्थ मालूम पड़ गया, युत्सा, निवृत्ति, जिज्ञासा और शिशु शिक्षा हमें बिल्कुल ध्यान से याद हो गए। इसके बाद है शरणागति। शरणागति का मतलब है जैसे कि अपने आप को ना बहुत ज्यादा दुख में जाके किसी को शरण में दे देते हैं, शरणागति। आपने सुना होगा ना कि भाई मैं तो आपकी शरण में आना चाहता हूँ, शरणागति। शरणागति, तो जब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ उसका मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान का मतलब मैं विषाद हूँ, उत्पन्न है मेरे मन में, मेरे मन में बहुत सारी ज्यादा तकलीफ है। तकलीफ होने के बाद मैं आपके जो है अंदर एक तरीके से जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आ सकता हूँ, आना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए अब चीजें खत्म होती जा रही हैं, जैसे जैसे बड़ा जमाना मॉडर्न आता जा रहा है। अब दुकान में जाएंगे तो लाखों तरीके के खिलौने देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चे के मन में ना खिलौने देखने के बाद उसके अंदर जो है मन में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, जब हमारा समय था, जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, ठीक है। आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं मैं समझता हूँ उनकी उम्र आज भी 18 से ऊपर होगी, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता, जो टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र लगभग 20, 30, 40, 45 वर्ष तक भी हो सकती है इस समय, जो मेरा वीडियो देख रहा हो। तो मैंने आपसे कहा कि उनके मन में पहले रचनात्मक हुआ करते थे, रचनात्मक हुआ करते थे। कैसे रचनात्मक, देखें समझे जरा ध्यान से। रचनात्मक, उनके मन में संरचनात्मक भाव हुआ करते, भाव उत्पन्न हुआ करते थे। कैसे, आपने देखा, आप महसूस करें। देखिए हम बचपन में, मालूम है हमारे पास जब खिलौने नहीं हुआ करते थे तो हमने साइकिल का टायर लेके या कोई भी टायर हुआ करता था तो उस टायर को लेकर भागा करते थे, चलाया करते थे।
देखा है आपने। उसके बाद हमने देखा होगा, मान लीजिए हमारे पास पतंग खरीदने की कोई जो है मान लीजिए पैसे नहीं है और हमने देखा बहुत तेज हवा चल रही है, तो हम उसका आनंद लिया करते थे। जो पॉलिथीन वगैरह हुआ करती थी, उन पॉलिथीन में ना हमने जो है छोटी सी धागा बांधा और धागा बांधने के बाद उसे उड़ाया करते थे, बड़ा आनंद लिया करते थे। हम शोर काटा करते थे, वो आप सारी चीजें भूल गए आप लोगों ने। हम जब लोग छोटे थे, हम सभी ने, जो आप देख रहे हैं और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब लाइट वगैरह इतनी नहीं आया करती थी, इन्वर्टर के साधन नहीं हुआ करते थे, तो बिजली जब चली जाया करती थी, करंट नहीं हुआ करता था घरों में, तो हम लोग जो है जैसी लाइट चली गई तो कहते बत्ती गई, बहुत तेजी से शोर मचाया करते थे, मोहल्ले में शोर हुआ करता था। और लाइट आ जाती थी तो एक तरह की अजब सी खुशी हुआ करती थी, गजब सी। और उस खुशी को हम जो है चिल्लाया करते थे, लाइट आ गई, बहुत जोर से चिल्लाया करते थे। ये सारी चीजें सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ये रचनात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लोग इतने प्रभावी हो गए हैं और चीजों पर डिपेंड हो गए हैं कि आगे चल के देखना कि अगर हम आज बच्चे के मन से मोबाइल या इनका जो है जितनी भी फीलिंग्स है इन्हें बाहर नहीं करेंगे, हम निकालेंगे नहीं, तो ये सारे के सारे हाव विभाव जो होंगे उसे पता ही नहीं होंगे। और एज ए टीचर अगर आज आप ये सारी चीजें नहीं सीख पाए तो आप बच्चे को क्या सिखाएंगे? आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि उस समय बच्चे को हम लोग अंधेरे में रहकर कैसे पढ़ा करते थे, हमने कैसे कैसे डिब्बी बना के पढ़ाई की किया करते होते थे, सिर को बिल्कुल नीचे को ले लिया करते थे। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि बाल बिल्कुल जो है उस दीपक में, उस जो डिब्बी में जो है बाल तक जलने की दशा में आ जाया करते थे। वो कैसे एग्जाम्पल देंगे आप? इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है आपको। उन इतिहास से आपको गुजरना है, उन चीजों को देखना है, बच्चों को समझाना है। आपको पहले खुद अपने आप में फील करना है कि वो चीजों का वो भाव कैसे उत्पन्न हुआ होगा। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत जरूरी है। रचनात्मक भाव आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम समझें, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति और हुआ करती थी, एक बच्चे के अंदर एक प्रवृत्ति और होती है जिसे हम कहते हैं संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति, संचय का मतलब हो गया चीजों को इकट्ठा करने वाली प्रवृत्ति, है ना। इकट्ठा करते थे, हम उसके स्वामी बन जाते थे, तो हमारे अंदर स्वामित्व की भावना होती थी। स्वामित्व की भावना याद कीजिए, छोटी छोटी जो बेकार सी चीजें भी ना, हम गिट्टियां इकट्ठी कर लिया करते थे, छोटे छोटे मार्बल्स इकट्ठे कर लिया करते थे, कंचे हमारे पास कई कई डिब्बे हुआ करते थे, कई कई डिब्बे हम कंचे इकट्ठा कर लिया करते थे। हमने कोई रंगीन पत्थर देख लिया तो पत्थर को उठा लाया करते थे, उस पत्थर को संभाल के रखा करते थे। आपने देखा होगा कि हम किताबों में ना जो सुंदर सुंदर पंख हुआ करते थे उन्हें रख लिया करते थे, विद्या है ये, है। मोर पंख को हम किताबों में सजा के रखा करते थे। और आज आने वाली पीढ़ियों की किताबों में जरा देख लेना आप, किसी एक की किताब में ना, अगर 100 बच्चों की किताब आज जाके आप किसी स्कूल में देखें तो एक की किताब में आपको मोर का पंख नहीं मिलेगा। और पहले क्या होता था, एक ही किताब में हम 3-3 4-4 मोर के पंख रखा करते थे। तो वो लगाव हुआ करता था, वो संचय करने की प्रवृत्ति हुआ करती थी। हम एक दूसरे से मांगा करते थे, बहुत सुंदर विद्या लग रही है, बोले विद्या आएगी, बहुत बहुत कई कई बार तो हम चूमा करते थे उस चीज को। ये सारी भावनाएं हम लोगों के अंदर थी। तभी जब तक ये भावनाएं एज ए टीचर हमें अपने आप में नहीं फील करेंगे, हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, हम बच्चे को कैसे पहचानेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो ये सारी चीजें हमें 14 जो भाव हैं आपके, इन्हें सही से रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, एक एक चीज का अर्थ बैठा लेना है और अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे अंदर नहीं होंगे तो हम बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हमने देखा होगा हमारे अंदर एक मूल प्रवृत्ति और होती है जिसे हम सामूहिकता बोलते हैं। सामूहिकता क्यों करते हैं? देखिए, बच्चों के ग्रुप क्यों बनाए गए, सामूहिकता के बारे में भी चर्चा करें। देखिए, सामूहिकता की भावना क्यों लाए हम, तो आपसे अगर पूछे तो आप तुरंत बता देना। यहाँ पे क्या है, जो हमारा एकाकीपन है, एकाकीपन का मतलब जो हम अकेले रहते हैं, उस भावना को दूर करने के लिए, एकाकीपन को दूर करने के लिए हम सामूहिकता में लाए एकाकीपन। ये समाज जो बना हुआ है ना, ये समाज जो आज तुम्हें अलग करने के उद्देश्य से बना है, गलत वे में मत लेना, मैं आप लोग सभी सुने सिंसियरिटी के भाव से। समाज आजकल ना कहीं कहीं ना समाज भी हमें अलग कर रहा है। पहले समाज का काम थी, जितनी भी जो कास्ट वगैरह सिस्टम बनी है, मेरे अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ, आप एज ए टीचर कैसे समझाएंगे कि समाज जो है, आस पड़ोस जो है, ये हम लोगों का एक अकेलापन दूर करने के लिए है। हम लोगों को जो परेशानी आती है उस परेशानी से लड़ने में ये हमारी सहायता करने के लिए है। और आज उल्टा हो गया है, ये समाज ही कहीं ना कहीं हमें और परेशानियों की राह पर और आगे बढ़ा रहा है। तो जितनी जो है आप किसी भी बाहर की चीजों को देखने पर, आप जो है, मैं कहूँ बाहर की चीजें देखें और देखने के बाद आपने क्या करा, उसे बिल्कुल नकारात्मक भाव में जो है बार बार हटाते रहे, बच्चे के मन से हटाएं कि जितनी प्रलोभन में फंसोगे आप तो उतने ही दिक्कत में रहोगे। तो समाज में रहकर बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, काम।
काम का भाव यानी काम का मतलब कामुकता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, आप लोग सब समझदार हैं, इस टॉपिक पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हम एक यूट्यूब के माध्यम से। देखिए काम का मतलब यह है कि एक छोटा सा बच्चा देखा, बड़ा प्यार उत्पन्न हुआ, प्रेम स्नेह उत्पन्न हुआ, कैसा लगा कि इस छोटे से बच्चे के गाल पर एक छोटा सा जो है मतलब कि किस कर लिया जाए, प्यार कर लिया जाए इसके। तो एक अपने आप मन में भी भाव कभी कभी एक आता है, तो चाहे कोई भी हो, हर एक चीज के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। आपने एक आपके पास टेडी बियर है, फीमेल्स बहुत दिखती हैं, आपने गर्ल्स वगैरह अगर मेरा वीडियो देख रही है तो आपने देखा होगा उनके कमरे में टेडी वगैरह सजे हुए रहते हैं। कभी कभी उन टेडी के साथ वो फोटो खिंचवाना पसंद करती हैं, उन्हें चूमते हुए फोटो खिंचवाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मन में उत्पन्न हो जाती है। आपको कोई किताब बहुत अच्छी लगती है, आपने कोई शीर्षक पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या अगर आपने उस चीज को चूम रहे हैं, तो एक तरीके से वो काम अपने आप मन में भाव उत्पन्न हो गया। आपको कोई एक्टर बहुत पसंद है, कोई एक्ट्रेस बहुत पसंद है, तो आपने क्या करा, उसका फोटो लगा रखे हैं और आप उसे जो है क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो पसंद करने के बाद चूम रहे हैं आप। तो ये सब के भाव हैं आपके आपके अंदर, ऑटोमेटिक ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं आप लोगों की दृष्टि से, और कुछ लोगों को इस बात पे समझना है, इस बात पर समझना है कि सर ने ये बहुत बड़ी बात हमें हमारे लिए समझाई है, जिसे हम बताएं आत्मगौरव। देखिए मैंने कहा आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, धीरे धीरे मैंने कहा कि मैं अपने आप में मान लीजिए प्रचलित होना स्टार्ट हो जाऊं, मैं अपना एग्जांपल लेकर दे रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या होगा, मैं आत्मगौरव आ जाएगा। आत्मगौरव का मतलब ये लगेगा कि हाँ मैं उन लोगों से ऊपर उठ चुका हूं। तो इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप जितना पढ़ेंगे और जितना पढ़ पढ़ के आप अपने आप को बेटर बनाते जाएंगे, तो आपको आपके अंदर से मन में अपने आप डर खत्म हो जाएगा कि मेरे अंदर आत्मगौरव आ गया कि अब मैं और लोगों की भीड़ से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका हूं। तो ये लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आपको लायक होना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए अपनी मेहनत से उसने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली और आप कह रहे हैं उसे घमंड आ गया, तो उसे आना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना, मेहनत करने के बाद कोई लायकियत पर आना बहुत बड़ी बात होती है। आप उसके लायक नहीं बन पाए तो ये आपके अंदर है, आपको लायक बनना पड़ेगा। लायक बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर आत्मगौरव जगाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बहन है हमारी, अगर मान लीजिए उसे गणित विषय बिल्कुल पसंद नहीं है, गणित विषय पढ़ते समय ना ऑटोमेटिक आप किसी से भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय उसे नींद आने लगती है। तो नींद आने के लिए उसे क्या करना है, वो धीरे धीरे कम, आज 2 सवाल कर रही है, फिर 3 कर रही है, फिर 4 कर रही है, अपने अंदर ये लाना पड़ेगा कि 2 करे मेरे तुरंत अपने आप आंसर आ गए, 3 करे आंसर आ गए, 4 करे आंसर आ गए, 5 10 20 15, फिर धीरे धीरे उसका आत्मगौरव प्रभावित होने लगेगा। वो अपने नीचे वाली किताबों को खोले और खोल के पढ़े और पढ़ाना सीखे। वो मैंने कहा चौथे पांचवें के छोटे बहन भाई को पढ़ा रही है, तो पढ़ाते समय उसे आत्मगौरव आएगा कि मैंने चौथे क्लास की मैथ सॉल्व कर ली, 5वीं क्लास की मैंने मैथ सॉल्व कर ली। तो ये चीज बहुत आवश्यक है, आपको ध्यान रखना होगा। आत्मगौरव लाना बहुत जरूरी है। आत्मगौरव लाने का मतलब है श्रेष्ठता की भावना होनी चाहिए। अपने आप को श्रेष्ठ जब तक नहीं मानोगे, हर बात पर आपको अपने आप को नीचा भी नहीं दिखाना है कि जो है अरे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे ऊपर बहुत है। पहले आपको ये भी देखना है, देखो दोनों चीजें देखनी है। आपसे ऊपर वाले को देखोगे तब आप ऊपर बढ़ोगे, और नीचे वाले को देखना इसलिए आवश्यक हो जाता है। नीचे वाले को देख के तभी तो लगेगा कि मैं भी इस नीचे वाले पायदान पर अब यहां तक पहुंच चुका, तो कुछ सीढ़ियां और रह गई हैं, वो और पार कर ली तो शायद मैं और अच्छी ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो आपको श्रेष्ठता की भावना भी अपने अंदर लानी बहुत जरूरी है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए श्रेष्ठता की भावना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये चीज प्रूव दैट कर सकता हूं। अगर आपके मन में ये नहीं होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो ये समझ लीजिए बच्चा आप जब क्लास में एंट्री करोगे तो आपको पढ़ाने नहीं देगा। आपको ये भावना लानी होगी, एक होशियार बच्चा, जो बहुत होशियार बच्चा बैठा है कि मैं उससे ज्यादा जानता हूं, और आपके मन में अगर ये आ गया कि ये बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है, तो वो आप पर हावी हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से शायद 11 पॉइंट मैंने आपको याद करा दिए, 3 पॉइंट रह गए, तीनों पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो 11 के बाद 12वां पॉइंट आप समझेंगे दैन्य। दैन्य बहुत समझना जरूरी है कि दैन्य क्या है। देखिए दैन्य क्या है, दैन्य का मतलब हम समझ सकते हैं, दैन्य के स्थायी भाव से आत्मसमर्पण बोल सकता हूं मैं। समर्पण, देखिए अर्थ बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा एक बच्चा काला था, एक काला बच्चा था, उसका रंग काला था, तो क्या है ना, बार बार आप उसे करिए, और उस वो बैठा हुआ है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसे वो बैठा हुआ है, उसके घर पे जो कोई आया, अरे जी किस पर गया है, ये तो बहुत काला है, ये किस पर गया है, तुम्हारे परिवार में तो कोई नहीं है,
बच्चे ने आज सुना, कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल बाद वो भूल गया। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तुमने फिर देखा, बोले कि पता नहीं ये किस पे गया है कि बड़ा काला है, बहुत काला है, हमारे परिवार में कोई नहीं है। तो वो धीरे धीरे शीशे में जब अपने आप को निहारेगा तो करेगा, बोले हाँ ये बात सही है, मैं तो बहुत काला हूँ, मैं किस पे गया हूँ। ठीक, तो फिर धीरे धीरे किसी ने कहा, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय आपने कहा कि अरे काले बच्चों की तो कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, आपको खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, कोई इसकी अहमियत ही नहीं है। तो क्या होगा उस समय, आपको लगेगा बोले अरे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अपने आप को आत्मसमर्पित कर दोगे। आत्मसमर्पित का मतलब आपने अपने मन में मान लिया कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आज नहीं है तो 1 साल बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग, बहुत लोग जुड़ जाओगे, बहुत लोग इस वीडियो को देखोगे। तो मैं अगर अपने मन में यही सोचता रहता कि अरे यार मेरा राइटिंग गंदा है, मेरा राइटिंग गंदा है, मैं बच्चों के और लोगों के सामने मैं कैसे रिप्रेजेंट होऊंगा। तो मगर मुझे ये तो पता है कि मेरे अंदर बोलने की कला है, मेरे अंदर बोलने की कला है, मैं समझा सकता हूँ अच्छा। तो मैं उस चीज को देखकर आप लोगों के सामने आया, ना कि मैं अपने राइटिंग को देखकर सामने आया। मैंने बहुत सारे राइटिंग बहुत अच्छी जो है, मैंने कहा राइटर लिखने वाले भी रहे ना, उनकी राइटिंग बहुत बहुत गंदी है, मगर उनके ज्ञान से कोई नहीं बढ़ पाया आगे। उनके ज्ञान इतना था उनमें कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उन्होंने ना नीचा दिखा दिया अपने ज्ञान के बल पर। तो अपने अंदर आपको आत्मसमर्पण, बच्चे को आपको ये सिखाना है कि कहीं भी आप दैन्य नहीं बनेंगे, आपको अपने आप में भी दैन्य नहीं बनना। अगर आपकी कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी पर मेहनत कीजिए, कमजोरी निखर के आएगी आपकी, उस पर मेहनत कीजिए। मैंने कई बार आपको बच्चों को समझाया है कि देखिए 2003 में अगर हम बात करें, लगभग 2002-2003 का समय रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत महान गेंदबाज थे जिनका नाम ब्रैड हॉक था। वो अपना मैच खेलने आए थे, जब मैच खेलने आए थे, जब वो सचिन के सामने आए तो अपना पहला विकेट जब उन्होंने लिया ना, तो सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया, 2002 का के आसपास का केस रहा होगा। तो उन्होंने जो है सचिन का पहली बार विकेट लिया, तो विकेट लेने का बहुत खुश हुए, और बहुत खुश हुए, और शाम को जो है वो होटल में चले गए। होटल में जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, सचिन के पास गए और सचिन के कमरे में जाकर उन्होंने वो बॉल ले गए और बॉल लेके आकर बोले कि आप जो है इसको मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैंने अपने जीवन का पहला विकेट लिया है, वो भी तुम्हारा विकेट लिया है, जो गॉड ऑफ क्रिकेट है उसका विकेट लिया है। तो सचिन जो है उन्होंने क्या करा, पहले 1 मिनट सोचा समझा, उन्हें देखा और मुस्कुराया, और मुस्कुरा के बाद लिखा दिस टाइम नेवर विल कम अगेन, ये कभी नहीं आएगा, ये समय कभी नहीं आ पाएगा। तो इसके बाद ये सोचिए कि उन्होंने सोचा, सोचने के बाद वो लिखते समय उन्होंने अपने आप को कितना मजबूत करा होगा। उसके बाद लगभग अगर हम बात करें तो इतने उन्होंने आईपीएल भी खेले, आईपीएल के बाद मैंने कहा टी20 हुए, टेस्ट क्रिकेट हुए, आपकी बहुत सारी ट्रॉफियां हुई होंगी, वनडे ओडीआई क्रिकेट हुए होंगे, लगभग 30 से 35 मैचों में आमना सामना करा, और सचिन उनसे आउट नहीं हुए, बाकी सभी से आउट। तो हर एक गेंद खेलने से पहले अपने आप को कितना मजबूत बना लेती होंगे कि मुझे इससे तो आउट होना ही नहीं है। अगर आप वो हर गेंद खेलते समय ये सोचते होंगे अरे मैं आउट नहीं हो जाऊं, सही से खेलना है, तो वो जरूर आउट हो जाते। मगर उन्होंने अपने मन में एक ही बात बना रखी होगी, ये व्यक्ति तो मेरा कभी विकेट ले ही नहीं सकता, अपने फ्री खेलते रहते होंगे। तो आपको अब बच्चे को ये जरूर बताना है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट से डर रहे हैं तो आप अपने मन में ये बना लें ये सब्जेक्ट आप पे हावी नहीं है, आप इस पर हावी होंगे, आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। तो ये बात बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो एक और भाव उत्पन्न होता है हमारे यहाँ, हमने कहा भोजनान्वेषण का मतलब। भोजनान्वेषण का मतलब बहुत आता है हमारा। भोजनान्वेषण क्या है समझते हैं हम, जैसे कि भोजनान्वेषण, इसका अर्थ क्या है, इसे अगर हम ध्यान से समझे तो आपने देखा होगा कभी कभी ना कि हमारा कितना भी पेट भर जाए और पेट भरने के बाद हम खोज में लगते रहते हैं कि यार कुछ भी और खाने को मिल जाए, मीठा मिल जाए कुछ खाने को। तो लोगों के मन में इस तरीके की भी आदत होती है। भूख अपने आप आपको जो है एग्रेसिव करेगी, मुझे क्या खाना है। भूख अपने आप बताती है कि मैं मीठा खाऊं या आपको जो है खट्टा खाऊं या ना खाऊं, ये सारी चीजें बता देती है। कभी कभी कहते हैं यार भूख तो लग रही है मगर ये चीज खाने की चलेगी, कुछ और खाएंगे, भूख लग रही कुछ और खाएंगे, बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 13 पॉइंट आपको याद हो गए, 14वें पॉइंट की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ को चलेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है आप इसमें चर्चा करें। अगर हमने बताया आपको लास्ट पॉइंट में ह्रास या हास्य करके बात, हास कर सकते हैं। तो एक खुशी की भावना चीजों को देखकर अपने आप उत्पन्न होती है, तो हास बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। तो हास मतलब आप खुशी से आप याद कर लेंगे कि सर ने हमारे खुशी बताया था। खुशी का मतलब आमोद या प्रमोद करके बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं 14 के 14 आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फीलिंग्स, भावनाएं, सहनशीलता, उद्दीपन, प्रतिशीकरण, ट्रांसफर ऑफ इमोशन, मूड, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इनका अर्थ पता चल गया, ये सारी बातें पता चल गई। कुछ बातों पर तेजी से चर्चा करते हैं, 3-4 पॉइंट्स और समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बुद्धि के बारे में बात किया जाता है, आपसे पूछ सकता है, नकारात्मक होती हैं ये चीजें।
जैसे कि मैंने कहा कम बुद्धि वाले को कम भय लगता है। अगर बुद्धि की बात करें, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, नंबर 1 बुद्धि की बात करें तो आप ये याद रखना कि हमारे सर ने बताया था कि कम बुद्धि, जिसमें कम बुद्धि होगी उसमें कम बुद्धि प्लस कम डर, कम भय करके भी हम बात कर सकते हैं। जिसपे बुद्धि कम होगी उसमें भय भी कम होगा, और अगर अधिक बुद्धि होगी तो अधिक बुद्धि पर आपको अधिक ही भय लगेगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्यों नहीं समझ पाए, कुछ लोगों को नहीं आया होगा समझ में। मैंने कहा कि सांप था, आपने सांप के बारे में बहुत पढ़ चुके थे तो आपको मालूम था उसके बारे में, अधिक बुद्धि रखते थे, इसका मतलब सांप के बारे में। अचानक सांप आपके सामने आ गया, आप तुरंत भाग जाओगे, तुरंत उठ के खड़े हो जाओगे वहां से। और जिसके पास कम बुद्धि थी, सांप के बारे में उसने पढ़ा नहीं, उसके बारे में अल्प ज्ञान था उसे, तो वो कहीं ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग देखे होंगे कम बुद्धि वाले, सांप जा रहा था तो उसके पीछे चल दिए, वो देखने चल दी कहाँ है, कहाँ जाएगा, क्या बात है क्या नहीं है। तो बुद्धि की बात भी होती है, ये बात ध्यान रखना। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे लिंग की बात करें, लिंग की चर्चा बहुत होती है यहाँ पर बाल विकास में। तो लिंग में अगर बात करें तो लिंग हम आपको 2 चीजों पे चर्चा करते हैं, जैसे कि लड़का और लड़की पे। तो देखो लड़का में भय भय कम होता है, लड़कियों में भय ज्यादा होता है, डर ज्यादा होता है, जरा जैसी बात पे डर जाती है। जैसे कि मैंने कहा छिपकली देख ली, कूद कर जो है एकदम जो है आसमान तक तो नहीं पहुंच पाई, वो उनका कद नहीं पहुंच पाएगा, वरना आप वो आसमान तक भी कूद के एकदम पहुंच जाए। मैंने ऐसी कहानियां भी पढ़ी हैं, ऐसे जो है मैं अपने ही परिजनों में मिला हूँ कि उन्होंने ना जरा सी छिपकली देख ली, और छिपकली देखने के बाद किवाड़ के ऊपर एकदम कूदते हुए चढ़ते हुए अलमीरा पे जाके बैठ गई है, बोले छिपकली थी। और अगर मालूम पड़ गई कि अलमीरा पे जो है, अलमीरा के पीछे भी छिपकली, तो वहां से एकदम छलांग मार देंगी, जो सही से जो है क्या नाम है पलंग से नीचे नहीं कूद पाए। तो इतना भी डर होता है, छिपकली रही, मेढक रही, बहुत सारी चीजों के डर होते हैं। तो इस तरीके से लिंग में अगर आप ध्यान रखें तो लड़कियों में ज्यादा डर है उत्पन्न होता है लड़कों की अपेक्षा। ठीक, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए सामाजिक वातावरण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। सामाजिक वातावरण आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने कहा हम जिस समाज में रहते हैं, नंबर 3 पॉइंट सामाजिक वातावरण कह देता हूं। आपने देखा है सामाजिक वातावरण में जैसे वातावरण में रहते हो वैसी आपकी जो है बोलचाल की भावनाएं हो जाती हैं, वैसा बोलते हैं आप। आपने देखा है जो हम गंदे वातावरण में रहें, छोटे बिल्कुल जो है वातावरण में रहें, तो क्या होगा, वो बच्चा आपसे गाली गलौज ज्यादा बोलता हुआ दिखाई देगा, आपको एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है, थैंक यू, ये सारे वर्ड्स का यूज करते हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो सामाजिक वातावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक्सक्यूज मी हो गया, सॉरी हो गया, थैंक यू हो गया, तरह तरह के वर्ड जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, अगर आपका वातावरण सही नहीं होगा तो आप ये सारी चीजें कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके बाद एक बात और हमें जो है ध्यान रखना है बच्चों को पढ़ाते समय, 5 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जन्म क्रम पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि बच्चों के अंदर ना आपको अपने आप अवधि बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों के अंदर अगर अवधियां ज्यादा होंगी तो बच्चों के जो है माता पिता उन पर सही प्रकार से ध्यान दे पा रहे होंगे, और सही प्रकार से ध्यान दे पाए होंगे, सही प्रकार से लालन पोषण कर पाए होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसी को मैं आपको ऐसे कह दूं कि अच्छी बुद्धि के लिए स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का जब मन अच्छा नहीं होगा तो अच्छी बातें नहीं सीख पाएगा, अच्छे काम नहीं कर पाएगा, और जब ये इन अच्छी बातों में जो नहीं लग पाएगा तो वो सीखेगा क्या। तो देखें आप, बीमार बच्चा जो है कहाँ पढ़ पाता है, इसीलिए तो बीमार बच्चे को जो है बीमार बच्चा छुट्टी कर लेता है, बोले आज हमारी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की। तो मन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो मन स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक बात जो हम लास्ट में आज समझ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी, आप लोगों में भी कमियां हैं ये बात की। परिवार का आकार बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम जितने बड़े परिवार से जो है ताल्लुक रखते होंगे, जिसमें चाचा ताऊ दादा दादी बुआ वगैरह, या बुआ तो चलिए अलग परिवार की हो गई, चाचा ताऊ हो गए आपके, उनका परिवार हो गया, अपना परिवार हो गया, दादा दादी हो गए, इनके साथ में रहने वाले बच्चे में जल्दी संस्कार पैदा होते हैं। वो हर चीज को, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकता है, चाहे सहनशीलता हो, चाहे आपका इमोशंस हो, चाहे आपके जो है मैंने कहा फीलिंग्स हो। जैसे कि मैंने कहा कि कोई बच्चा है, मम्मी ने मार दिया उसे, तो मम्मी ने मारने के बाद क्या होगा, वो बच्चा रोता हुआ जो दादी के पास चला जाएगा, दादी मम्मी ने मारा। तो मम्मी ने मारा तो दादी क्या कहेंगी, दादी बोलेंगी, बोले अच्छा मम्मी ने मारा, बोले अभी पूछती हूँ उससे, मैं आने दे इसे, आज कमरे से बाहर निकाल दूंगी, आज इसे डंडा लेके आओ मैं मारूंगी। तो वो क्या हुआ, उसकी फीलिंग्स वहीं पे शांत हो गई, वहीं पे उसके इमोशन शांत हो गए है। तो ये सारी चीजें उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अब बच्चा जो है वो सारे परिवार से रह के ना अलग रहकर रह रहा है। हम ये लोग करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, हम पूरे पूरे परिवार छुड़ाते हैं, और परिवार छुड़ाते हैं, हम सोचते हैं पढ़ के हमने बहुत अच्छा बनाएंगे,
पढ़ तो लेगा, वो पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर अच्छी चीजें उत्पन्न नहीं होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जब बड़े परिवार में रह रहा होगा कि चाचा है, चाचा ने ऐसा कीटोन काट दिया, तो क्या हुआ, उसे सहनशीलता आ गई होगी, बोले चाचा है, अपने हैं, मार दिया तो क्या बात हो गई, सहनशीलता आ गई। तुम गलत काम कर रहे थे, गलत काम करते समय तुम्हें चाचा ने गुड़क दिया, बोले अच्छा बताऊं अभी, तो आपका जो है अलग मन हो गया। मैंने कहा बच्चों को अपने चाचा से बहुत लगाव होता है, तो उन्होंने देखा अरे चाचा आ गए, बच्चा खुश हो गया, बोला खेलेंगे चाचा के साथ, तो चाचा के साथ ये लेने जाएंगे, चाचा के साथ वो लेने जाएंगे, बुआ जी आ गई, बुआ के साथ में जो अपने सुख दुख उसने व्यतीत कर लिए। तो ये क्या होता है, देखो परिवार जब तक जो है सभी लोगों से मिलकर नहीं बना होगा, आप बेकार है परिवार में। आजकल जो शादियां होती हैं, हम देखते हैं, हम लड़कियां वो ले आते हैं, जो लड़की हो या लड़का हो, हम उन परिवारों में शादी करना चाहते हैं कि जिसमें जो है परिवार ज्यादा बड़ा ना हो, और ये हम अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। मैं समझता हूँ ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिमानी के बजाय आप अपने परिवार को खुद बिगाड़ रहे हैं। जितने बड़े परिवार में, जितने कॉमन परिवार में जाएगा बच्चा, उतने ही जो है वो अच्छी चीजों को सीख पाएगा। इतना आपको मैंने आज समझा दिया, ये सारी बातें मैंने समझा दी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया हो तो इन चीजों के नोट्स बनाएं, कल को इनके आगे के बारे में चर्चा होगी। संवेग के बारे में कल और समझाएंगे, संवेग टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। टॉपिक खत्म होने के बाद अगला टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका सीटेट की दृष्टि से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।